आजकल बिशंबर वाल्मीकि राज्य मंत्री हैं आपकी सरकार में। उनका रिपोर्ट कार्ड अगर देखें ना, किसी भी एरिया में आप जाओगे तो लगभग लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि वो तो आए ही नहीं एरिया में। उनके प्रति ये शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक शुरू से ही बवानी खेड़ा हल्के के लिए एक दुर्व्यवहार किया है और आज यहीं आके उनका बेटा दीपेंद्र कहता है कि बवानी खेड़ा हल्का मेरा साथ दे। क्यों, क्या दे रखा है बवानी खेड़ा हल्के को? यहाँ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट थी, ITI थी, उठाकर जंगलों में लेके गए। भाई तो वो भी मेरे हैं, पर उनका या तो फिर कि गाँव के नज़दीक करते जी। गांव से 4 किलोमीटर दूर बहन बेटियां या कोई हमारा भाई उसमें एडमिशन लेगा तो कैसे जा पाएगा? कस्बे के बीच में ITI थी हमारी जी। और उसका फ़ायदा सबको मिल रहा था। 20,000 लोगों का कस्बा है, 20,000 वोटों का कस्बा है बवानी खेड़ा। अब पीछे फसलों का जो जितना मुआवजा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया, आप 10 साल का इतिहास उठा के देख लो कांग्रेस का, और मैं दावा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में और उनके 10 सालों में 100 गुना हमारी पार्टी ने काम किया। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त बवानी खेड़ा में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि बवानी खेड़ा जो सीट है वो आजकल बड़ी चर्चित है। चर्चित इस वजह से है कि कांग्रेस के दावेदारों की अगर बात करें तो नियर अबाउट 75 कैंडिडेट जो हैं टिकट के दावेदार हैं। बीजेपी में भी दर्जनों जो दावेदार हैं वो बताए जा रहे हैं। उन दर्जनों दावेदारों में जो या प्रबल दावेदार कहूँ उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश ओड नाम है और काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता माने जाते हैं बीजेपी के, काफ़ी पुराने भी हैं। तो के बवानी खेड़ा के जो मुद्दे मुँह आए आज तक भी खड़े हैं सालों से, उन पर चर्चा करेंगे और टिकट के प्रति कितनी दावेदारी इनकी मजबूत है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रथम गूंज के सभी साथियों को और हल्कावासियों को और दर्शकों को सुरेश ओड की तरफ से प्यार भरी राम राम। और साहब आपको पता ही है चुनावी बिगुल बच चुका है। दावेदारों ने अपनी अपनी जो पैठ है वो बनानी स्टार्ट कर दी है। ज़मीनी स्तर पे भी और खंभों पे, हर एक खंभे पे एक विधायक लटका हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? आप अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? मैं गुन साहब आपको पहले बता देता हूँ, मैं लगभग 15 साल से इस हल्के में तैयारी कर रहा हूँ जी। 2014 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और प्रबल दावेदारी सीखी थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने बिशंबर जी को टिकट दे दिया। मैंने अपनी गाड़ी में चुनाव लड़वाया उसको जी, क्योंकि हमें चुनाव प्रक्रिया का पूरा पता था, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम कर रखा था जी। और उसके हमारे 100% रिजल्ट भी आए और बिशंबर जी यहाँ से जीत हासिल की। सेकंड बार फिर अपनी दावेदारी रखी, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते सेकंड भी बिशंबर जी को टिकट दिया, तो हमने तन मन से उनका साथ दिया। अब की बार शहर ने पूरा दबाव बना दिया, बेटा पूरे अच्छी तरह से तैयारी कर। और मेरे को कहना पड़ेगा कि बवानी खेड़ा कस्बा 55 सालों से वंचित है राजनीति का। 55 सालों से बाहर के लोग आए हैं, अपना सिस्टम बिठाया, कस्बा हल्के बवानी खेड़े किसी ने सुध नहीं ली। अब की बार कस्बा जाग चुका है जी। कस्बे के दिमाग में एक ही बात है भी हमारा कोई बेटा या बच्चा यहाँ से विधायक बने, और वो चौटाला साहब वाली बात है, राज और खास तो खुद ही खोरे में जाओ। बिल्कुल। तो अब की बार शहर को, कस्बे को पता लग चुका है कि भी राज तो खुद तो ही बात बनेगी, क्योंकि 55 साल से यह कस्बा मान लो, हल्का मान लो, पिछड़ चुका है जी। और अब की बार कस्बे का जो है मानना कि कस्बे की हर बिरादरी की 36 बिरादरी की रिश्तेदारियां हल्के में ही हैं, उन्हें भरोसा भी है भी हम यहाँ से निकलेंगे अपने बेटे बच्चे के लिए तो हम कामयाबी ज़रूर हासिल कर लेंगे। अच्छा, जितने भी दावेदार हैं ना उनके अपने आंकड़े हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का खास हूँ, मैं राहुल गांधी का खास हूँ, मेरे साथ खाप है, मेरे साथ खरक कड़ंगा है, मेरे साथ ये है वो है। तो आपके कुछ पॉइंट्स मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको टिकट दे तो आप मतलब कैसे जीत तक पहुँचा पाएंगे पार्टी को?
पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ जी। दूसरा मेरा कस्बा कस्बे का तन मन धन से साथ है जी। 20,000 वोटों का कस्बा है और हल्के का साथ है। मेरी तो यही खाप है, यही ताकत है और मैं एक ऐसा अकेला दावेदार हूँ जिस पे छत्तीस बिरादरी का वोट आएगा। और मेरा मानना है इससे बड़ी कोई खाप नहीं होती। जहाँ छत्तीस बिरादरी सर जोड़ लेती है ना, उससे बड़ी कोई खाप पे नहीं होती, इससे बड़ी कोई खाप नहीं है। और मेरा मानना है छत्तीस बिरादरी मेरे साथ है और सबसे बड़ी ताकत है मेरा कस्बा जी। और कस्बे के साथ साथ बड़सी मजरा साथ जुड़ा हुआ है। साथ में ये बलियाली गांव है, जाट लोहारी है या फिर इधर तेरा वगैरह सारी खापें हैं जी। उधर राजपूत खाप का बड़ा सहयोग रहेगा मेरे लिए। राजपूत खाप मुझे दिल से चाहती है। हर बिरादरी का बच्चा बच्चा सुरेश ओढ़ को चाहता है। अच्छा, बात करें राज्य मंत्री की। आजकल बिशंबर वाल्मीकि राज्य मंत्री हैं आपकी सरकार में। उनका रिपोर्ट कार्ड अगर देखें ना, किसी भी एरिया में आप जाओगे तो लगभग लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि वो तो आए ही नहीं एरिया में। उनके प्रति ये शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों की है। इससे कैसे निपटेंगे आप इस चीज़ से? मैं इस बात को मानता हूँ कहीं ना कहीं विधायक जी की थोड़ी बहुत कमियाँ रही हैं, लोगों के बीच में ना जाना ना आना, और जनता चाहती है कि दुख सुख में शामिल हो, चाहे काम ना हो उनके जी। एक होता है कि भी मेरे पास कोई फरियाद लेके आ गया, मैं उसकी तुरंत सुनूंगा। मैं आप जैसे अधिकारी को बोलूँगा तो उसको ये संतुष्टि होगी, कम से कम अधिकारी काम ना करे कि भी मेरे भाई ने मेरी मदद की। तो एक लालसा होती है हर इंसान के दिल में कि भी मैं जाऊं, मेरा विधायक मुझे मिले, मेरा प्रतिनिधि मुझे मिले, और ताकि मेरी सच्चाई से सुनवाई हो सके। ये तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हमारा कमज़ोर रहा है। अच्छा, पिछले 10 साल से बिशंबर वाल्मीकि जी हैं, उससे पहले 3 योजना रामकिशन फौजी रहे, वो भी CPS रहे, मंत्री के इक्वली माना जाता है। तो कहाँ कमी मान रहे हैं? उसके बावजूद भी बवानी खेड़ा के जो हालात हैं वो आज भी यूं के यूं हैं, टस से मस नहीं हुए। तो जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी के राज में CPS साहब जब रहे हैं तो आपको भी ध्यान होगा, जब एंट्री करते थे बवानी खेड़ा हल्के में गांव खरक से पहले ही, वहाँ एक बॉर्डर की सीमा दे दी गई थी कि भी हम पाकिस्तान में घुसने वाले हैं। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक शुरू से ही बवानी खेड़ा हल्के के लिए एक दुर्व्यवहार किया है, और आज यहीं आके उनका बेटा दीपेंद्र कहता है कि बवानी खेड़ा हल्का मेरा साथ दे। क्यों, क्या दे रखा है बवानी खेड़ा हल्के को? वहीं आके शैलजा कहती है कि बवानी खेड़ा हल्का मेरा साथ दे। क्यों दे भाई? बवानी खेड़े लिए क्या किया जी? यहाँ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट थी, ITI थी, उठाकर जंगलों में लेके गए। भाई तो वो भी मेरे हैं, पर उनका या तो फिर कि गाँव के नज़दीक करते जी। गांव से 4 किलोमीटर दूर बहन बेटियां या कोई हमारा भाई उसमें एडमिशन लेगा तो कैसे जा पाएगा? कस्बे के बीच में ITI थी हमारी जी, और उसका फ़ायदा सबको मिल रहा था। 20,000 लोगों का कस्बा है, 20,000 वोटों का कस्बा है बवानी खेड़ा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ उस टाइम की जा सकती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हज़ारों करोड़ से, तो आप देख रहे होंगे हाईवे का काम चल रहा है, यूनिवर्सिटी यहाँ बना दी, और समय समय पर अंत्योदय परिवार के लिए जो अंतिम श्रेणी में बैठा है उसकी हर बात की सुनवाई की जाती है। किसानों पे लेके चलो, किसानों पे किसान निधि की शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी ने की। अब पीछे फसलों का जो जितना मुआवजा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया, आप 10 साल का इतिहास उठा के देख लो कांग्रेस का, और मैं दावा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में और उनके 10 सालों में 100 गुना हमारी पार्टी ने काम किए। 100 गुना आपकी पार्टी ने काम किया। यहाँ से एक बेहद ठंडे स्वभाव के नेचर के इंसान आए थे, BJP पार्टी ने उतारे थे, रणजीत जी। उनकी हार जो थी उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? वो क्यों हारे यहाँ से? आपका सवाल सही है। कहीं ना कहीं एक हमारी जो SC कास्ट उसको भ्रम का शिकार बना दिया गया। एक दिमाग में गलत नेगेटिविटी सोच डाल दी गई कि भी संविधान से छेड़छाड़ की जाएगी।
और ऐतिहासिक बात है, संविधान में जो संशोधन किया गया है जी 127 या 128 बार लगभग किया गया है, उसमें से 100 बार तो कांग्रेस ने किया है। और यही लोग कहते हैं संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। वो नेगेटिव पुट बिठाने के में वो कामयाब हुए, उसका असर लोकसभा चुनाव में रहा है, हम मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे एससी मोर्चे ने खुलकर लोगों के बीच में जाकर अपनी टोलियां बनाकर काम करने का काम कर रहे हैं। उनके दिमाग से निकाल रहे हैं कि भाई संविधान से छेड़छाड़ करनी होती, 10 साल पहले बहुत थे, क्यों करेंगे? बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। तो ये कि मनगढ़ंत कहानी है कांग्रेस की, और कांग्रेस इस षड्यंत्र में अगली बार कामयाब नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है ये तो वोट बटोरने का काम करती है। और अब की बार एससी समुदाय हमारा तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। अच्छा, आपका ही पुराना परिवार INLD या JJP कहूँ तो उसको कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप? वो कहाँ खड़ा है इसलिए? उनका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में जब डिप्टी CM रहे दुष्यंत चौटाला जी, उसके बाद कहीं नाम आता हो तो बताओ आप। बड़ी बड़ी बातें डिंगा मारते थे, क्या उनसे कर दें, करी क्यों नहीं? तो धरातल पे काम होगा, धरातल पे काम करेंगे जब भी जनता स्वीकार करेगी। अच्छा, मास्टर सतबीर रतेरा हैं, कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं, उन पे ED की रेड पड़ी और रामकिशन फौजी को भी नोटिस पे नोटिस मिल रहे हैं। तो इन दोनों के कार्यकर्ताओं से अगर बात की जाए तो ये कहते हैं जी BJP करवा रही है सारे काम। इनकी जो प्रसिद्धि है, इनका जो वोट बैंक है वो अच्छा बढ़ रहा है, वो देखा नहीं जा रहा BJP से। तो ये सारा षड्यंत्र है BJP का। वोट बैंक बढ़ने वाला षड्यंत्र नहीं है, ये पैसा बढ़ने वाला षड्यंत्र है। अच्छा, हद से ज़्यादा जब वो कहते हैं ना पैसा होता है तो और सरकारी एजेंसियों का ध्यान होता है, ब्याज खाते में किसके क्या आ रहा है, क्या कुछ कर रहा है। आज मैं लाखों करोड़ रुपए ज़मीन पे बखेरूंगा या पब्लिक में डालूंगा तो पता एजेंसी तो यूँ देखेगी हाँ इसके पास पैसा कहाँ से आया, और एजेंसी उसी पर हाथ डालती है जब कहीं ना कोई कलू दिखता है। अच्छा, किरण चौधरी का BJP में आने का कितना फ़ायदा मान रहे हैं आप? बवानीखेड़ा से भी थोड़ा मोटा फ़ायदा होगा। हाँ, किरण चौधरी माननीय चौधरी बंसीलाल के परिवार की सिरमौर हैं, और यहाँ चौधरी बंसीलाल का चारों हल्के में अच्छा प्रभाव रहा है। बवानीखेड़ा में भी, तुसाम में भी, और लोहारू में भी, और भिवानी में भी, बाड़ाड़ा में भी 5-4 कौन-सी हैं जहाँ चौधरी बंसीलाल का अच्छा प्रभाव रहा है। और किरण चौधरी जी हमारे सीनियर नेता हैं, और ये नेचुरल बात है, प्रभाव तो रहेगा। अच्छा, बात करें अगर सुरेश ओड जी बन जाते हैं MLA तो क्या सोचा है उन्होंने? बवानीखेड़ा के लिए कौन सा मास्टर प्लान तैयार है, क्या करेंगे? हाँ, ये बात है आप वाली दम वाली। मेरा सबसे पहले तो एक ही प्लान है, मैं अपने आप को निश्चित करूँगा कि जनता के बीच में रहूँ जी, दुख सुकून का साझा करूँ। दूसरा मेरा प्लान रहेगा मेरे ज़मींदार भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए पानी की सबसे बड़ी मारामारी रही है पीछे। दूसरा, मैं अपने यहाँ अच्छी शिक्षा के बारे में सोचूंगा, बेरोज़गारी के बारे में सोचूंगा, और हमारा जो ये क्षेत्र रहा है खेलों में बड़ा नंबर 1 रहा है, और मैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी समय समय पीछे भी मैंने पूरे प्रयास किए हैं। कहीं मैट देने का काम किया है, कहीं खेलों का सामान देने का काम किया है, कहीं बच्चों को खेल स्टेडियम के रिलेटेड कोई मंत्री से मिलना या बवानीखेड़ा के लिए मैं करता रहा हूँ। इसमें भी मेरी अच्छी भागीदारी रहेगी सबसे पहले। अच्छा, आपकी पार्टी के कुछ एक इनपुट्स मैंने जुटाए तो वो बता रहे थे कि पिछली बार भी जो टिकट थी वो सुरेश ओड जी की थी, तो लास्ट नाइट आते आते वो मतलब एकदम से बिशंबर वाल्मीकि में चेंज हो गई। तो क्या हुआ था, क्या खेला हुआ था? कोई पैसों का मसला था या नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं चलता पैसे पैसे वाला, ये तो कांग्रेसी कल्चर है। आपने देखा पीछे पर्ची खर्ची पे बैन लगा तो कांग्रेस ने हाउ मचा दिया। आप जैसे भाई पर्ची लेके अगर लग गया, गरीब आदमी पीछे बैठा है। मैंने ही पीछे अब मेरे ही समाज के एक बच्चे को सम्मानित किया है 20 दिन पहले। उस बच्चे की 5 महीने में 3 नौकरियां लगी हैं। पहले वो ALM लगा, फिर D ग्रुप में लगा, अब उसकी TGT मेवात कैडर में उसकी नियुक्ति हुई है जी। मैंने उसको खुद जाके घर जाके सम्मानित करके आऊँ। ये तो है भारतीय जनता पार्टी का कल्चर। और कांग्रेस का थैले भर के लेके जाओ, थैले भर के दे के आओ, और ऊपर से ज़्यादा और ज़्यादा माल देने वाला मिल गया तो उसका सिस्टम है।
यहाँ तो जब आप ये जानना चाह रहा था टिकट कटने का रीजन क्या रहा? टिकट भारतीय जनता पार्टी ने समानी साथी को दी तो हमने चुनाव लड़ लिया, ऐसी कोई बात नहीं। और पैनल में मैं मानता हूँ, पैनल में मेरा और दिसंबर का ही नाम था, तीसरा किसी का नाम भी नहीं था। चलिए, राजनीति है ना, सबकी नज़र में राजनीति की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, तो सुरेश ओड जी की नज़र में राजनीति क्या है, वो किसको राजनीति क्या है? लोग राजनेताओं का तो मानना है राजनीति करना लोगों पे, और मैं मानता हूँ ये एक कर्म है। उस कर्म को अच्छे ढंग से करेंगे तो जनता जनार्दन बार बार उसको एक्सेप्ट करती रहेगी, और उस कर्म को हम बिगाड़ के करेंगे, दूसरे नज़रिए करेंगे तो एक वो बिजनेस माना जाएगा। हमें उस कर्म से बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं यूँ चाहता हूँ परमात्मा मुझे मौका दे, भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी, मैं जनता के बीच में रह के काम करूँगा और जनता के बीच में हर दुख सुख में साथ रहूँगा। अच्छा ओड साहब, लोकसभा में तो आपका 400 पार का नारा था, वो तो आपने देख ही लिया जितना खरा उतर पाए आप। विधानसभा के लिए क्या नारा है आप? विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है कि हमने कुछ काम किया है तो सत्ता में 110% हम आएंगे जी। और मेरा जो मानना है, गरीब लोगों को रोज़गार मिला है, किसानों को किसान निधि मिली है, समय समय पर हर वर्ग को संभाला गया है, और हम भरपूर संख्या से अपनी सरकार बनाएंगे, ये मेरा दावा है। आपके जो पोस्टर्स हैं उनमें लिखा देखते हैं हम, घुमंतु जाति ऐसा कुछ, वो क्या है घुमंतु जाति? ये थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक ये DNT प्रकोष्ठ है, घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति का एक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बनाया है। अच्छा। ये हरियाणा में लगभग 14% के आसपास वोट है जी। और इसमें 28 जातियाँ लगभग आती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई का पात्र मानता हूँ और मैं उनका कहते अभिवादन भी करता हूँ कि भी इन जातियों की सुध ली। ये वो अंतिम छोर, अंतिम पंक्ति में बैठने वाली 28 जातियाँ हैं, जिसमें है ओड है, सैंसी है, नट भट्ट, बाजीगर, शिकलीगर, सपेला, डूम, तो ऐसी 28 जातियाँ हैं। मतलब जिनके घर नहीं है, जिनके किसी की कभी तक आइडिया नहीं बनी थी, किन्हीं का BPL कार्ड नहीं बना था, किन्हीं के वोटर कार्ड नहीं बना था। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर इन जातियों के लिए कैंप लगवाया, इनकी प्रमुख आइडिया बनवाई, रहने के लिए जगह दी, अब प्लाट भी देने लग रही है पार्टी को। और ये लगभग मान के चलो हरियाणा प्रदेश में 14% DNT वोट है और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी सुध ली, DNT का बोर्ड बनाया। अब हमें उम्मीद है कि DNT के लिए कुछ ना कुछ अगले कैबिनेट में कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जिसने भी इन अंतिम पंक्ति में बैठी इन जातियों की सुध ली पहले। अच्छा, सुरेश ओड जी टिकट को लेकर कितना का आश्वस्त हैं और टिकट नहीं मिलती है तो उनका डिसीजन क्या है? नहीं, मैं अब की बार पूरा आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से सिपाही के लिए ज़रूर सोचेगी और मैं सबसे ज़्यादा तो इस हल्के की जनता की जो दुआएं मेरे साथ हैं और कस्बा जो मैं दादू नगरी के नाम से जो कस्बा जाना जाता है और दादू नगरी की जो दुआएं मेरे साथ हैं, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। ये अंत में जो भवानी खेड़ा के जो बुद्धिजीवी वोटर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई खास संदेश आपके दिल में हो? हाँ, मैं चाहूँगा मेरे बुद्धिजीवी साथियों को कि भी एक तो सबसे पहले भाईचारा ना बिगाड़ें किसी प्रकार का, और छत्तीस बिरादरी एक है और हमेशा एक रहेगी, मेरा ये दावा भी है और मेरी प्रार्थना भी है। चुनाव आता रहता है, जाता रहता है, एक गलत फहमियों का शिकार ना हो। ख़ास तौर पे छत्तीस बिरादरी को मेरी प्रार्थना है, आग्रह करता हूँ मैं छत्तीस बिरादरी से कि भी किसी भी तरह ये कांग्रेस जैसे पीछे बहकाने का काम करके गई वोटर पे, ऐसी किसी भी भ्रम में ना फैलाएं और ना खुद उस भ्रम में फैलें। तो ओड साहब को आपने सुना और भवानी खेड़ा के अच्छे नेता माने जाते हैं, समय समय पर मुद्दे भी उठाते रहते हैं और जो हकों की आवाज़ है वो बुलंद करते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।